हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज भी फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो क्लास 12 की फिजिक्स हमारा यूनिट 2 खत्म हो गया है। आज हम पढ़ने वाले यूनिट 3। तो पहला लेक्चर है यूनिट 3 का। यूनिट 3 का क्या नाम है? यूनिट 3 का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। और इस चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो इसको पढ़ने जा रहे हैं हम। तो पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिक धारा किन किन चीज़ों में प्रवाहित होता है। हमें पता है कि सुचालक पदार्थों में यानी सुचालक पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। किसका सब जानते हैं। तो पहले पदार्थ के बारे में जान लेते हैं। तो पदार्थ मोस्टली फिजिक्स के दृष्टिकोण से 3 प्रकार के होते हैं सुचालक पदार्थ। पहला है सुचालक पदार्थ या इलेक्ट्रिक कंडक्टर या कंडक्टर इसको बोल सकते हैं। तो ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह, ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा, ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से हो, यानी कोई बाधा न हो, सुगमता से हो, तो उस पदार्थ को क्या बोलेंगे? तो उस पदार्थ को सुचालक पदार्थ बोलते हैं। सुचालक पदार्थ बोलते हैं, सुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे चांदी है ना, कॉपर, सोना, एल्युमिनियम, दूषित पानी, ये सब चीजें है ना, हो सकते हैं। दूसरी चीज है कुचालक पदार्थ। बड़ा आसान है, पहला ही लेक्चर है, शुरुआत कर रहे हैं एकदम बेसिक से। कुचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ, नॉन कंडक्टर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह न हो, जिसमें धारा का प्रवाह न हो, है ना। और एक तीसरा है अर्धचालक, जिसमें धारा का प्रवाह हो लेकिन बहुत मेहनत से, सेमी कंडक्टर इसको बोलते हैं। इसका मैं लिख दे रहा हूं, सेमी कंडक्टर, है ना। ऐसा पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता से न हो, कुछ मेहनत करना पड़े आपको। धारा का प्रवाह होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा, बहुत मेहनत से, बहुत इसको टेम्परेचर देंगे या इसको त्वरित करेंगे, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब जाके इसमें धारा का प्रवाह हो पाएगा। तो सुगमता से न हो उसे अर्धचालक कहते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं। इसमें लिख लीजिएगा, सॉरी, जैसे आपका क्या है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना। और यहां पर हम बोल सकते हैं प्लास्टिक, और भी लकड़ी, सूखी लकड़ी, ठीक है ना। ऐसे पदार्थ इसमें होते हैं कुछ अलग में। तो ये छोटी सी चीज है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। या पहले से जानते थे, फिर भी हमने इसको एक बार बता दिया लेक्चर के शुरुआत में ही, ताकि अब हम पढ़ते हैं विद्युत धारा से शुरुआत करते हैं। हमारा मेन टॉपिक यहाँ शुरू होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो पहले से हम पढ़ चुके हैं कि आवेश प्रवाह की दर, एक लाइन में समझो, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो हमें जानते हैं, जब भी किसी वस्तु का रेट ज्ञात करते हैं, उसे टाइम से भाग देते हैं, तो इसे आई से, याद रखना, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं।
इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आई क्या होगा, विद्युत धारा यहां से हो जाएगी, तब विद्युत धारा आपका प्राप्त होगा आवेश बटे में समय। रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब यही होता है, जब भी फिजिक्स में कोई रेट आप पढ़ोगे तो समय से भाग दोगे। ठीक है, तो आवेश में यदि समय से भाग देते तो ये यानी आवेश का रेट मिल जाएगा, तो यही रेट क्या कहलाता है, विद्युत धारा है, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी। ठीक है, यहां से दो तीन चीजें और जानते हैं। मात्रक, मात्रक जानते हैं इसका, मात्रक। तो यहां से हम देख पा रहे हैं क्यू का मात्रक होता है कूलाम, टी का होता है सेकेंड। तो आई का मात्रक यहां से निकल के आया, यानी विद्युत धारा का मात्रक होगा कूलाम प्रति सेकेंड, और इसी को बोलते हैं एम्पियर। इसी को क्या बोलते हैं, एम्पियर। ये इसका सीजीएस मात्रक है। तो कूलाम प्रति सेकेंड क्या है, एम्पियर। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसकी बीमा क्या होती है, इसकी बीमा होती है ए। ठीक है, और दो तीन बातें और जानते हैं, इसको स्लिप कर दें आप, इसने नोट इतना नोट कर लिया होगा। ठीक है, स्लिप करें, स्लिप कर रहे हैं बच्चों, नोट कर लिए होंगे आप, या नहीं नोट कर पाए होंगे तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद नोट कीजिएगा। ठीक है, आइए, तो अभी तक हमने ये सीखा कि धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक जो है, विद्युत धारा का मात्रक आपका होता है कूलाम प्रति सेकेंड, इसको बोलते हैं एम्पियर, और इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये इसका एमकेएस में मात्रक है। सीजीएस में मात्रक, अगर सीजीएस में मात्रक याद करना हो, सीजीएस में विद्युत धारा का मात्रक, तो ये होगा आपका स्टेट एम्पियर, स्टेट एम्पियर। ठीक है, हालांकि कहीं पूछता ही नहीं है कभी, हमें जब नहीं मिला तो आपको कहां से मिलेगा। ठीक है, और ये होता है 1 एम्पियर बराबर होता है 1/में 3 × 10⁻9 स्टेट एम्पियर। एस एम्पियर लिख दे रहे हैं, समझ जाइए, स्टेट एम्पियर। ये इन दोनों में रिलेशन है। ठीक है, अगली बात, विद्युत धारा की बीमा भी हमने सीख लिया। विद्युत धारा के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। विद्युत धारा कई कई किताबों में इसको अदिश बताया गया है, कहीं कहीं सदिश भी बताया गया। तो विद्युत धारा मैं यहां बता रहा हूं, विद्युत धारा एक प्रदिश राशि है, न अदिश है न सदिश, एक प्रदिश राशि है, यानी टेंजर क्वांटिटी है। ठीक है, कई कई किताबों में इसको अदिश बताया गया है, मैं इसके बारे में बता देता हूं, थोड़ा सा देख लेते हैं। और क्यों अदिश है, क्योंकि धारा में देखते हैं हम कि धारा में डायरेक्शन तो होती है प्लस से माइनस की ओर, इसकी दिशा तो होती है, परंतु ये सदिशों के योग का नियम, सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आया, फिर यहाँ से मान लेते 3 एम्पियर यहाँ से आ रहा है और 2 एम्पियर यहाँ से, तो यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो 5 एम्पियर होगा। इधर से ये आ रहा है, इधर से, तो टोटल 5 एम्पियर होगा। तो सदिशों का नियम तो ऐसे तो नहीं कहता कि डायरेक्ट आप जोड़ दोगे। और जब यहाँ पर आप मीटर लगा के, जो धारा नापने वाला धारा नियंत्रक मीटर होता है जिससे धारा नापा जाता है, जब आप यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे 5 एम्पियर की विद्युत धारा बताएगी, जिससे पता चलता है कि सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करता, इसलिए सदिश राशि तो नहीं है। और अदिश कैसे नहीं, ये भी जानते हैं, क्योंकि कहीं कहीं इसकी दिशा बहुत मायने रखती है। विद्युत धारा की एक ऐसी राशि है जिसकी दिशा कहीं कहीं बहुत मायने रखती है, इसलिए हम इसको, इसमें थोड़ा सा दिशा भी होता है। ठीक है, दिशा तो होता है इसमें, परंतु ये योग का नियम का पालन नहीं करता सदिशों के, इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये सदिश राशि तो नहीं है, परंतु सदिश भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें कहीं कहीं दिशा होता है, दिशा होता है जरूर, भले वो सदिशों के योग के नियम का पालन न करे। तो ऐसी राशियों को हम बोलते हैं टेंजर क्वांटिटी, यानी प्रदिश राशि। फिर भी यदि आपसे पूछ ले, एक ऑप्शन देके, धारा का सदिश राशि है, यानी विद्युत धारा का
यहाँ पर मैं विद्युत धारा लिख देता हूँ। विद्युत धारा का सदिश राशि है विद्युत धारा। ओहो, क्या हो रहा है बच्चा? यहाँ पर मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। विद्युत धारा की विद्युत धारा है, पहला दे दिया ए सदिश राशि, और दूसरा दे दिया अदिश राशि, और तीसरा दे दिया प्रदिश राशि, और चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से नॉन ऑफ दे, जिनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रहे, जब ऐसा दे तो आप प्रदिश पर टिक लगाएंगे। अगर उसमें प्रदिश नहीं दिया है, प्रदिश नहीं दिया है, तब आप क्या करेंगे? यदि प्रदिश नहीं दिया है विकल्प में, ऐसा कभी होगा यानी दोनों साथ में दे दें। यदि प्रदिश नहीं दिया, मान लो व्युत्पन्न राशि दे दिया है, व्युत्पन्न राशि, तो व्युत्पन्न राशि तो नहीं है, तब आप अदिश पे टिक लगाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए इस अपवाद को हमने समझा दिया क्या कारण होता है। ठीक है, विद्युत धारा के बारे में 2-3 बातें और जानते हैं। स्लिप करें इस क्वेश्चन को। विद्युत धारा मूल राशि भी है, यह स्वयं से उत्पन्न हुई है, किसी की सहायता नहीं लिया इसने। विद्युत धारा विद्युत धारा एक मूल राशि है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ लिया। विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक क्या है, बीमा क्या है, ये सदिश है कदिश है, ये सब, इन सब बातों पर हमने चर्चा कर लिया। धारा क्या होता है? रेट ऑफ चार्ज, आवेश की दर, आवेश की दर आपकी विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब और थोड़ा सा जानते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा एक और अगला देख लेते हैं, विद्युत धारा के प्रकार में। तो विद्युत धारा बच्चों 2 प्रकार का होता है। विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला है एसी, है ना, और दूसरा है डीसी। ठीक है, एसी में, एसी की धारा ऐसी होती है, ऐसे जाके ऐसे 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 इस टाइप की होती है। इसकी कहानी ये है, पहले हम एसी को समझ लेते हैं, एसी को, तो फिर डीसी को समझते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ शुरू हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसकी कहानी ये है कि एसी धारा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, या कह सकते हैं एसी यानी अल्टरनेटिव करंट 1 सेकंड में 100 बार अधिकतम होगी, अधिकतम होगी, और 100 बार शून्य होगी। 100 बार अधिक होगा और 100 बार शून्य होगा 1 सेकंड में। ठीक है, यही कारण है कि ये करंट आपको यदि लग गया तो आपको 100 झटके देगा 1 सेकंड में। 100 बार पकड़ेगा, 100 बार छोड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये करंट उतना खतरनाक नहीं होता है जितना कि अगला करंट हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा है डीसी करंट। ठीक है, इसकी डायरेक्ट ये मान लो है, ये ऐसे प्रवाहित होगा, इस टाइप का, है ना, इस टाइप का प्रवाहित होगा। देख रहे हो कहीं छोड़ रहा है, ये एक बार अगर पकड़ लोगे तो चिपकाए रखता है, छोड़ता नहीं है। अच्छा, एक बात आ गई दिमाग में बच्चों, करंट कैसे लगता है? जब करंट हमें लगता है तो मस्तिष्क कहता है ना कि छोड़ दो, नहीं कहता? आओ समझते हैं। जब आप करंट के पकड़ते हो तो हमें पता है कि उसके पास हाई वोल्टेज, जहाँ से करंट आ रहा है उसके पास हाई वोल्टेज है, और वोल्टेज की कहानी ये है कि अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज क्यों जा रहा है। हमारा शरीर भी एक अच्छा, बहुत अच्छा कंडक्टर है, बहुत अच्छा चालक है। तो जब वहाँ से अधिक विभव से कम विभव, यानी हमारे शरीर पर जो विभव है, जो जहाँ से सोर्स आ रहा है वहाँ से कम है, तो वो हमारे शरीर के अंदर विभव को यानी आवेश को ट्रांसफर करता जाएगा, जिससे हमारे शरीर का पोटेंशियल बढ़ता जाता है। हमारे शरीर में सबसे अधिक पोटेंशियल मस्तिष्क का होता है, तभी तो सूचना सभी जगह पहुंच पाता है, अधिक विभव से कम विभव की ओर। जैसे हमारा हाथ हिल रहा है तो मस्तिष्क से सूचना मिल रहा है क्योंकि उसका विभव अधिक है। तो छोड़ो, ये बात तो हो गई। तो जब शरीर में हमारा पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है तो क्या होता है, हमारे शरीर के जो तंत्रिका तंत्र होते हैं
मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉरी, जब पोटेंशियल बढ़ेगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे शरीर की जो तंत्रिका तंत्र है वो काम करना बंद कर देती है, अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है, तो वो खराब हो जाती है। मस्तिष्क को पता चल रहा है, मस्तिष्क कह भी रहा है, वो तार पकड़ा है ना हाथ से, तो मस्तिष्क कह रहा है इसको छोड़ दे, मर जाएगा। लेकिन ये हाथ तक हमारा मस्तिष्क ये सूचना नहीं भेज पा रहा है कि तुम्हें इसको छोड़ना है। यही कारण है कि वो पकड़े रह जाता है। और ये 100 बार में 100 बार पकड़ता है, 100 बार छोड़ता है, तो इतना तेज ये प्रक्रिया होती है कि आप समझ नहीं पाओगे। मस्तिष्क तक ये बात को इतना, हमारी ज्ञानेंद्रिया उतनी तेज नहीं है कि इसको समझ पाए। ठीक है। और आदमी की मृत्यु कैसे होती है? करंट से। उसके अंदर जब अधिक पोटेंशियल बढ़ेगा तो शरीर में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो आदमी जल के मर जाता है। इलेक्ट्रॉन की टक्कर से नहीं मरता, जल के मर जाता है। पोटेंशियल अधिक होता है तो और जाहिर सी बात है जहाँ पोटेंशियल अधिक होगा वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होगी। इतनी ढेर सारी ऊष्मा उत्पन्न होती है, हमारे शरीर का एक एक पार्ट जो है, जैसे एसी ओसी सब फेल हो जाता है ना। हर एक पार्ट क्या होता है, खराब हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सीपीयू जो हमारा मस्तिष्क है वो भी काम करना बंद कर देता है, और अंत में कहानी क्या होती है, आप जल के मर जाते हो। तो ये करंट के बारे में है कि जो 100 वाट का बल्ब होता है, सूर्या बल्ब आपने देखा होगा, 100 वाट का सूर्या बल्ब, ये बच्चा एसी करंट में जब इसको लगाएंगे तो ये 100 बार जलता है, 100 बार बुझता है 1 सेकंड में। परंतु हमारी आंखें इतनी तेज नहीं है, भगवान ने जो आंखें दी है उतनी तेज नहीं है कि इस बात को पकड़ पाए। ठीक है। तो ये 100 बार बुझता है, 100 बार जलता है। इसको और आगे वाले चैप्टर में हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे। इतना बस यहाँ पर बस इतना ही काफी है। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये 2 प्रकार का होता है, एसी करंट और डीसी, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। अब यहां से हम समझते हैं विद्युत धारा की परिभाषा। 1 एम्पियर विद्युत धारा की परिभाषा है। 1 एम्पियर विद्युत धारा की, 1 एम्पियर विद्युत धारा की परिभाषा है ना। तो अभी हमने पढ़ा है कि I बराबर होता है Q/T। I बराबर क्या था, Q/T। परंतु Q बराबर हमने ये भी तो पढ़ा था, Q बराबर होता है NE। N इज ए नंबर और E इज ए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, NE डिवाइडेड बाई T। यदि T बराबर 1 सेकेंड हो और विद्युत धारा 1 एम्पियर हो, तो यहां से, क्योंकि हमें यही प्राप्त करना है, तो यहां से 1 बराबर आएगा NE बटे में 1। तो यहां से कहानी हमें ये मिला कि N बराबर 1/E, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.67 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये ऊपर जाएगा तो N 1/1.6, ये ऊपर जाएगा 10 घाते हो जाएगा प्लस का 19, है ना। अब यहाँ पे 10 हटाइए, 1 जीरो बढ़ाइए, 16 का 10 में भाग देंगे कितना आएगा, दे देते हैं यहीं पर, कौन सी बड़ी बात है। 0 बार जाएगा 10 पॉइंट लगाएं, 16 छक्का 96, 4 16 दूनी 32, 8 16 पचे 80। तो यहाँ से आया 0.625 इंटू 10⁻19। ठीक है। अब यहाँ एक दो बातें और जल्दी से देखते हैं। उसके बाद इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चा, 625 गुणित 10 घाते 16। अब भाई 3 जीरो हटा, यहाँ से ला के इसको दशमलव खत्म करने में लगा दिया। इतना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना, इतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो यहां से हमें ये समझ में आया कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है ना। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो किसी चालक में 625 गुणित 10 घाते 16 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है। या किसी चालक, या ऐसे बोल सकते हैं यार, किसी चालक में 625 गुणित 10 घाते 16 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं 1 सेकंड में, तो उसकी धारा 1 एम्पियर होगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है। दोनों तरीके से लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है। पहले मैं देख लूँ यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं।
जो किसी चालक में 1 सेकंड तक 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने पर प्राप्त होता है। ठीक है, यह है 1 एम्पियर की परिभाषा। इतना इलेक्ट्रॉन जो है अगर किसी चालक में 1 सेकंड के लिए प्रवाहित हो जाए तो इसका मतलब उस चालक में 1 एम्पियर की धारा है। ठीक है, ये कहानी समझ में आया? ठीक है, और आगे चलते हैं हम। स्लिप करें, ये बात समझ में आया 1 एम्पियर की परिभाषा? स्लिप करें बच्चा, क्या बोलते हो? क्या बोलोगे तुम लोग? तो बाद में देखते हो ऑनलाइन कैसे होना ये हमें जानता ही नहीं हो। सिखा दो भाई तुम लोग। ठीक है, 1 एम्पियर की परिभाषा हो गई। अब विद्युत धारा प्रवाह करने का जिम्मेदार कौन होता है ये समझते हैं। विद्युत धारा प्रवाह कैसे होती ये प्रश्न बन गया। विद्युत धारा कैसे प्रवाह होती है ना, पहली बात। इसका एक क्वेश्चन दूसरा बन सकता है, अथवा आवेशवाहक किसे कहते हैं, है ना? सॉरी, माफ करना, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। ये दो चीजें हमने, मतलब एक ही चीज है, 2 बार समझना है। तो हमें पता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार यदि चालक की व्याख्या करें तो हम कह सकते हैं ऐसे कि जो भी धातु होते हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन जरूर होते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, है ना? मान लेते हैं यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है नाभिक का। ठीक है, यहाँ पर तो हम देख पा रहे हैं कि इस जगह से यहाँ पर ये नाभिक चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो कोई अभिकेंद्र बल कार्य करता है, परंतु यहाँ पर अभिकेंद्र बल का फार्मूला आपने 11वीं में पढ़ा था, mv²/r। तो r बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा। तो जैसे ही ये r बढ़ाते चले गए हम अंतिम सेल में पहुंचे, अंतिम परिधि पर जब पहुंचे तो वहां पर हम देख पा रहे हैं कि अभिकेंद्र बल कम हो रहा है। ठीक है, यानी अगर थोड़ा सा भी इसको अगर टेम्परेचर दे दिया जाए तो क्या करते हैं, इस धातु को अगर हम थोड़ा सा रगड़ दें, धातु को ऐसे रगड़ दें या फिर इसको गर्म कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने नाभिक से छूट जाएगा। ये बंध तोड़ के वो धातु के पृष्ठ पर रैंडमली गति करने लगेगा, अनियमित गति करेगा, और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन तब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाता है और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह का जिम्मेदार होता है। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन टहलता है, घूमता है किसी चालक में तो वही धारा लेके चलता है, वही धारा प्रवाह का जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो ये परमाणु भौतिकी में पढ़ोगे आप लोग इसको। ये धारा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के हिसाब से एक प्रश्न और बना सकते हैं यहाँ से, इलेक्ट्रॉन की सहायता से या इलेक्ट्रॉन की सहायता से या इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की सहायता से चालक की व्याख्या ऐसे ही किया जाता है, और यही है चालक की व्याख्या। किसकी सहायता से? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की, इलेक्ट्रॉन थ्योरी की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि ऐसे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वह इलेक्ट्रॉन जो चालक के नाभिक से बहुत अधिक दूर पर होता है, उस पर अभिकेंद्र बल कम लगता है। जैसे उस चालक को हम गर्म करें या थोड़ा सा रगड़ कर उसको रगड़ दें तो उसमें उष्मा उत्पन्न होती है, और उष्मा की वजह से ये इसमें काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न हो जाती है, जिससे ये बांड यहाँ से, ये जो बंध है यहाँ से जुड़ा हुआ था आर, वो कमजोर था, तोड़ के वो धातु के पृष्ठ पर घूमने लगता है और अनियमित गति करता है, और ये तभी हो जाता है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह का जिम्मेदार होता है। ठीक है, जैसे हमने बोला है वैसे आप लिख लीजिएगा, धीरे धीरे करके। एक लाइन लिख लिया, फिर वीडियो को रोक दो, फिर एक लाइन लिख दिया, वीडियो को लिख लो और रोक के लिख लो। ठीक है,
क्योंकि इसको अगर हम लिखेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आवेश वाहक क्या होता है, ठीक है। तो यही चीज होता है। तो जब हम किसी चालक को ऐसे मान लो ये कोई तार है, वायर या कोई चालक मान लेते हैं, इस प्रकार का हमारे पास कोई चालक था और इसको हमने कुछ बोल्ट लगा के करंट दिया है। इसमें इलेक्ट्रॉन पहले से ही है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन है, जाहिर सी बात है, जो भी चालक होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। मान लेते हैं इतने फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन इतने हैं। तो जब हम इसमें धारा का प्रवाह करेंगे तो कुछ ऊष्मा इसमें उत्पन्न होगी, धारा प्लस से माइनस की हो जाती है, ये प्लस है चार्ज, ये माइनस है। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इधर। तो इलेक्ट्रॉन किधर गति करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में। तो ये नोट करके लिख लेना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसी चालक में, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे बहुत जगह है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के विपरीत दिशा में गति करता है या प्रवाहित होता है, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इस साइड, और ये इस साइड में इलेक्ट्रॉन गति करेंगे एक स्मॉल वेग से जिसका नाम है vd, यानी इसको बोलते हैं अपवाह वेग, या हम बोल सकते हैं अनुगमन वेग, या अंग्रेजी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। वहां तक हम पहुंचेंगे, अभी तो बहुत दूर की कहानी है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यही मूव करना प्रारंभ करते हैं तो इसकी धारा प्रवाह शुरू हो जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, 6.67 - 19 कूलम, इतना लेके वो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है और इससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इस बात को याद कर लेना, ठीक है। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के विपरीत दिशा में गति करता है, ठीक है। आइए हम इस बातों को थोड़ा सा और समझते हैं, बस बहुत बड़ा वीडियो तो होने वाला नहीं, पहला लेक्चर है, पहले धीरे धीरे विद्युत धारा की चीजें समझते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ और चीजें जल्दी जल्दी सीखेंगे, ठीक है। आइए, तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन जो होता है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार व्यवहार करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं क्या, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, माफ करना गलती हो गया, क्या बात है, बार बार माफी मंगवाते हैं तुम लोग। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी बर्तन में, बर्तन मतलब बंद होगा, किसी बर्तन में किसी बंद बर्तन में भरे गैस की अणुओं की तरह होता है। जिस प्रकार किसी गैस सिलेंडर में जब इस अणुओं की तरह होता है, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी बंद बर्तन में भरे गैस के अणुओं की तरह होता है, ठीक है। आइए समझते हमने ये कहा है कि जैसे किसी सिलेंडर में यदि गैस को भर दिया जाए तो जो गैस के पार्टिकल है वो हमेशा सिलेंडरों की दीवारों पर चक्कर मारते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी धातु में जो होते हैं वो हमेशा धातु के पृष्ठ पर रैंडमली यानी अनियमित प्रकार से गति करते रहते हैं और धातु की दीवारों पर टक्कर मारते रहते हैं। तो आइए समझते हैं, मान लेते हैं ये कोई एक आपका हमने एक बर्तन ले लिया, ठीक है, इस प्रकार से है बर्तन, इधर भी बंद है और इधर भी बंद है, ठीक है। और यहाँ पर ये ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक ऐसे से है, ठीक है, ये आपस में भी टकराते रहते हैं। तो यहाँ से गया, यहाँ टक्कर मारा, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, ऐसे टक्कर मारता रहता है, फिर यहाँ गया, फिर ऐसे ऐसे रैंडमली टक्कर मारता रहता है। तो यहाँ से दो तीन बातें हमें जल्दी जल्दी सीखना है।
ठीक इसी प्रकार बर्तन में भरे गैस के अणु भी व्यवहार करते हैं, फिर ऐसे ऐसे करता रहता है अपना, ऐसे बहुत सारा चीज बना सकते हैं, ऐसे ऐसे करता रहता है, फिर आपस में भी ये टक्कर ऐसे मारता है, फिर ऐसे जाता है ना। तो जैसे किसी बर्तन में भरे गैस व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो धारा प्रवाह की जिम्मेदारी लेते हैं, जिनके ऊपर कंधों पे धारा प्रवाह की जिम्मेदारी होती है, वो भी इसी की तरह ही व्यवहार करते हैं धातु के पृष्ठ पर, है ना। चल रहा है नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान से समझना दो तीन चीजें। एक चीज है माध्य मुक्त पथ, ये 60 नोट्स हैं बच्चों। माध्य मुक्त पथ, या इसको बोल सकते हैं फ्री मीन पाथ या मीन पाथ, है ना। ये क्या होता है, तो दो इलेक्ट्रॉनों के मतलब एक इलेक्ट्रॉन के दो टक्कर के बीच में, मान लेते हैं एक ये एक टक्कर ये है ना, एक इलेक्ट्रॉन के दो टक्कर के बीच में ये जो रास्ता है उसी को बोलते हैं माध्य मुक्त पथ, इसी को बोलते हैं माध्य मुक्त पथ, यही है। यानी यहाँ पे बोल सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन के दो टक्कर के बीच में जो पथ होता है उसे माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, ये 60 नोट्स है बच्चा। एक नंबर पूछता है कि माध्य मुक्त पथ क्या है, तो तुरंत बताओगे। एक इलेक्ट्रॉन के दो टक्कर के बीच में जो रास्ता होता है वही माध्य मुक्त पथ होता है। थोड़ा सा बच्चों माइक में गड़बड़ी होने के कारण बीच में आवाज आपको शायद नहीं सुनाई दिया होगा, मैं इसको फिर से बता देता हूँ। किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी बंद बर्तन में भरे गैस के अणुओं की तरह व्यवहार करते हैं। मैंने बताया था कि जैसे गैस अगर किसी सिलेंडर में भरा है तो गैस के कण जो होते हैं सिलेंडर की दीवारों पर बार बार टक्कर मारते रहते हैं और आपस में भी टकराते रहते हैं। जैसे ये हमने बताया था कि ये कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से धातु को है और धातु पर ऐसे इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से गया, यह दीवार पर टकराया, मतलब यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे टक्कर मारता रहा। तो दो टक्करों के बीच में जो रास्ता है, मान लेते हैं एक टक्कर ये, इसके बीच में जो ये रास्ता है इसी को बोलते हैं माध्य मुक्त पथ। यही हमने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन के दो टक्कर के बीच में जो पथ होता है उसे माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और ये सब 60 नोट्स में पूछता है कभी कभी परीक्षा में 1 नंबर में। यहां पर देख लीजिए श्रांति काल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, है ना। तो ये दो टक्करों के बीच में जो ये गैप है, जो यहाँ से यहाँ तक आया, इसको इस पथ को तय करने में, यानी माध्य मुक्त पथ को तय करने में जो समय लगा है उसी को बोलते हैं श्रांति काल। तो लिख सकते हैं माध्य मुक्त पथ को तय करने में लगा समय, माध्य मुक्त पथ को तय करने में लगा समय श्रांति काल कहलाता है ना। इसे टो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे टो से प्रदर्शित करते हैं। ये मैं पहले इसलिए पढ़ा दे रहा हूं कि उसके बाद वाले जो लेक्चर में है वो डेरिवेशन करते करते हम आगे निकल जाएंगे, है ना। दिख रहा है यहां पर, दिख ही रहा होगा। उसके बाद एक होता है अनुगमन वेग। यहीं पे हम बात को अपनी विराम देते हैं, क्योंकि ये चीज जो है अगर इसका एक टॉपिक बता दें तो अच्छा,
इसको पूरा हम थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। यहाँ से बहुत बहुत छोटा सा वेग होता है ये, यहाँ से यहाँ तक इस पथ को तय करने के लिए जिस वेग से वो गति किया था इसी को बोलते हैं अनुगमन वेग। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। बस आज का लेक्चर बस यहीं तक हम करते हैं। कल अनुगमन वेग और उसके बाद अनुगमन वेग और विद्युत धारा और धारा घनत्व में संबंध भी पढ़ेंगे। आज का लेक्चर नंबर 1 ही था। इसमें बेसिक चीजें हमने चर्चा की है। एक सवाल मैं देता हूं, ठीक है, इसको स्लिप करें। आई होप बच्चों आपको समझ, बीच में जो है आवाज थोड़ा सा माइक गड़बड़ हो गया था, तो आप इसको वापस से देख लीजिएगा। हमने उस बात को रिपीट किया है, इसलिए मैं बार बार माइक पे ध्यान देता रहता हूं, ठीक। अब यहां से एक चीज हम थोड़ा सा समझते हैं, बस एक सवाल देता हूं। अगर धारा को I को अगर हम एक छोटा सी धारा लेना तो dq/dt लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? इंस्टेंटेनियस करंट, इसको बोल सकते हैं ताक्षणिक धारा, ताक्षणिक धारा, ताक्षणिक है ना, ताक्षणिक धारा, ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो एक आवेश का समीकरण है Q बराबर हमारे पास 3t² प्लस 2t प्लस t है, इतना कूलाम है। तो धारा क्या होगा? तो I बराबर dq बटे में dt, है ना। ये ताक्षणिक धारा के लिए ये सूत्र है dq/dt, अति सूक्ष्म धारा के लिए। तो इस पर अगर ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करेंगे? ऐसा सवाल कभी कभी पूछ लेता है, NCERT का जमाना है भाई, क्या कहना। तो q की जगह क्या है? 3t² प्लस 2t प्लस का t डिवाइडेड बाई dt, और बारी बारी सबका आप अवकलन करेंगे। d 3t² बटे में dt प्लस d 2t बाई dt, अलग अलग कर दे रहा हूं इनको, प्लस dt बाई dt। तो ये हो जाएगा x के पावर n का अवकलन होता है nx के पावर n माइनस 1, है ना, ऐसे लिख दे रहा हूं। x के पावर n का अवकलन होता है x के पावर n माइनस 1। तो तीन कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, 2 बचा, तो 2t, t की पावर 2 का क्या होगा? 2t है। क्या कर रहे हैं हम? अच्छा, ये घात गुणा कर जाता है ना, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 2 बाहर निकलेगा, dt/dt का क्या होगा? अरे भाई यहाँ पर हमें करना चाहिए था, एक छोटा सा लेते हैं, छोटा सा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम चीजें, या तो ऐड करके ले लेना चाहिए था हमें। ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं। और इसका हो जाएगा इसका होगा 2, केवल dt/dt का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ही होगा, यहाँ पे हमने लिखा है प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6t प्लस 2, कितना? एम्पियर। ऐसा क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछ ले कि घात जो होता है, अच्छा सूत्र गलती लिखे, nx के पावर, यहाँ पे n होगा, nx के पावर n माइनस 1, तो 2 6 t की पावर 2 माइनस 1 यानी 1, यहाँ पर प्लस 2 है, तो 2 6t प्लस 2 एम्पियर। इस टाइप का क्वेश्चन यदि आ जाए तो आप देख लीजिएगा, अदरवाइज न्यूमेरिकल जब सॉल्व करवाएंगे तो इसका जिक्र हम करेंगे। आज ये हमारा पहला लेक्चर था यूनिट 3 का, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब कल हम पढ़ने वाले हैं अनुगमन वेग क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवाह वेग क्या है, विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध, धारा घनत्व, इतनी सारी चीजें हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए।